नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पेन पेपर में। तो आप जो है अपना पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारे सामने जो है आज एनसीईआरटी की फिफ्थ की जो चल रही है ईवीएस सब्जेक्ट की, ठीक है, उसका जो है आज सेकंड पार्ट है। और इसमें जो है हम चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक की जो समरी है उसको हम कवर करेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको मेरा प्रयास पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री में ही सारे नोट्स जो है अवेलेबल करवा दूंगा। तो चैप्टर 6 जो है, जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इस चैप्टर में बच्चों को भारत में पुराने तालाब, बावड़ी आदि इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे पुराने तालाब थे, बावड़ी थी, और पुराना जो एक पानी का रख रखाव था, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो सर, इस चैप्टर में सर शब्द जो है वो तालाब के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी कि इस तरह से हम मान सकते हैं कि तालाब का जो पर्यायवाची है सर है। सर, सरोवर, ताल, ये सारे जो पर्यायवाची हैं वो तालाब के हैं। और जैसलमेर के एक राजा थे घड़सी, उन्होंने घड़सी सर तालाब बनवाया था, ठीक है। जैसलमेर के एक राजा थे, उन्होंने घड़सी सर तालाब बनवाया था। फिर पॉइंट मिलता है अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी जो एक उज्बेकिस्तान का एक यात्री था और ये एक लेखक भी था। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी भारत के बारे में, किताब ए हुल या फिर तहकीक ए हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद, और या फिर उसी का एक नाम है और है तहकीक ए हिंद। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अलबरूनी ने। ये उज्बेकिस्तान का एक नागरिक था और ये उस वक्त के राजा शासन के प्रजाओं के जो थे उस संपर्क में आया था। और इसने जो भी भारत के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, वो सारी चीज़ें जो है उसने इसके अंदर लिखी हैं। फिर बात आती है कि बड़े सीढ़ीदार तालाब को बावड़ी कहते हैं। तो जैसे बावड़ी जो है वो बड़ा सीढ़ीदार तालाब होता है, मैं आपको उसका चित्र भी दिखाऊंगा। फिर है तरुण भारत संघ के बारे में, कि तरुण भारत संघ नाम की संस्था जो है वह पुराने तालाबों की मरम्मत व नए तालाब के निर्माण से संबंधित है। और ये प्रश्न जो है अक्सर ही बनता है, इसके सामने आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तरुण भारत संघ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो तरुण भारत संघ जो है पुराने तालाबों की मरम्मत तथा नए तालाब के निर्माण से संबंधित है। और तरुण भारत संघ की जो शुरुआत है वो दड़की माई ने की थी, और ये राजस्थान के अलवर जिले की हैं। तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? पुराने तालाबों के रखरखाव और नए तालाबों के निर्माण से संबंधित है। और साथ ही साथ इस संघ की जो शुरुआत है वो दड़की माई ने की थी, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने ये दो चित्र हैं, जिसमें मैंने आपको बावड़ी के बारे में बताया था कि बड़ा सीढ़ीदार जो तालाब होता है उसको जो बावड़ी कहते हैं। तो ये बावड़ी का दृश्य है, ठीक है। और ये है घड़सी सर तालाब, जिसको जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। फिर बात आती है ये रही जो है दड़की माई है, इन्होंने तरुण भारत संघ की जो है स्थापना की थी। और उस तरुण भारत संघ के अंदर जो है पुराने तालाबों की मरम्मत और नए तालाबों का निर्माण किया जाता है। ये चित्र है दड़की माई का, और इन्होंने इस संघ की जो है शुरुआत की थी। तो यही प्रश्न है जो इस चैप्टर से बनते हैं। अब आते हैं अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है पानी के प्रयोग। तो इस चैप्टर में बच्चों को घनत्व के बारे में जानकारी दी गई है, पानी में चीज़ें डूबती नहीं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें एक पॉइंट है मृत सागर के बारे में। तो मृत सागर, जिसको हम लोग डेड सी कहते हैं इंग्लिश में, ये इज़राइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इन तीनों देशों की सीमाओं को जो है वो टच करता है। इसमें अधिक इस मृत सागर में अधिक लवणता के कारण पानी खारा है, जिस वजह से इसमें कोई नहीं डूबता है। तो ठीक है, ये प्रश्न बनता है मृत सागर के बारे में कि मृत सागर की विशेषताएं क्या। तो मृत सागर तो सबसे पहले तो ये खारा होता है, जिस वजह से इसमें कोई भी चीज़ डूब नहीं सकती है। इसके पानी का प्रयोग जो है त्वचा रोग में भी इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मृत सागर के बारे में। फिर इसमें एक पॉइंट था डांडी यात्रा के बारे में। तो डांडी यात्रा जो है 1930 में गांधी जी ने अहमदाबाद से डांडी तक जाके तय की थी, और ये नमक आंदोलन के विरोध में जो है उन्होंने ऐसा किया था। तो ये कहाँ से कहाँ तक चले थे, ये प्रश्न बनता है। अहमदाबाद से डांडी तक चले थे। कब चले थे? तो 1930 में। फिर ये एक चित्र दे रखा था बुक में कि मृत सागर के बारे में था कि आप वहाँ पर उसमें डूब कूदते हैं मृत सागर में, तो आप उसमें डूबेंगे नहीं। और इसके बारे में एक और पॉइंट था कि ये समुद्र तल से 400 फीट की गहराई में स्थित है। मतलब ये बाकी चीज़ें से हिमालय पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 8,848 है, समुद्र तल से ऊपर जो बताई जाती है। तो उसी तरह से ये जो है 400 फीट नीचाई पे स्थित है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मच्छरों की दावत। तो इसमें बच्चों को मच्छर होने से, मच्छर के कारण जो बीमारियां और उसके इलाज के, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो मलेरिया जो है मादा मच्छर
एनाफिलीज से फैलता है। ये प्रश्न भी बनता है कि मलेरिया किस मच्छर के जरिए फैलता है, नर या मादा? तो मादा, और उस मादा मच्छर का नाम होता है एनाफिलीज। फिर होता है मलेरिया की दवाई जो है सिनकोना के पेड़ से बनती है। और अनीमिया के रोग में जो है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर बात आती है हीमोग्लोबिन या आयरन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो हमको क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को बढ़ाने के लिए खाना चाहिए। प्रश्न ऐसे बनता है कि किसी रेशमा को हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो गई है तो उसको क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो ऊपर लिख देंगे आलू, चना, सेब और पिज़्ज़ा, बर्गर और बाकी चीज़ें। और उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। तो उसका आंसर हो जाएगा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। फिर पॉइंट है मच्छर के बारे में कि मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों जो बीमारियां हैं वो मच्छर के जरिए फैलती हैं। फिर बात आती है मच्छर के अंडे को लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो मच्छर का अंडा जो होता है उसका नाम क्या होता है? तो मच्छर के जो अंडे को लार्वा कहते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है रोनाल्ड रॉस के बारे में कि रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था और इन्हें मलेरिया के प्लाज्मोडियम की जो है इन्होंने खोज की थी 1902 में। इसके कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो मलेरिया रोग किस वजह से हो जाता है? तो मलेरिया रोग जो है शरीर में प्लाज्मोडियम की मात्रा जब बढ़ जाती है इस वजह से हो जाता है। और इस चीज़ को बताया किसने था? इस चीज़ को बताया था रोनाल्ड रॉस ने, और इस वजह से उनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर इस चैप्टर में बच्चों को ये एक रिपोर्ट दिखाई गई है और बताया गया है कि एक स्त्री के लिए जो किसकी तुलना हीमोग्लोबिन जो है कितना होना चाहिए? तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, और ये मच्छर के लार्वे के चित्र भी दिखाए गए हैं। ये एक रिपोर्ट है आरती नाम की लड़की की जिसका उम्र 12 साल है और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं ये बताने के लिए इसमें बताया है। जैसे उसका हीमोग्लोबिन 10.5 निकला है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसका होना कितना चाहिए? 12 से 16 ग्राम। तो ये चित्र क्या दर्शाता है? ये चित्र बताता है कि आरती को जो है हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, और इसके लिए इसको क्या खाना चाहिए? इसके लिए इसको गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ की सब्जी जो है खानी चाहिए। फिर आता है चैप्टर 9वां, यह है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इसमें बच्चों को बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। तो बछेंद्री पाल कौन थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट बनता है बछेंद्री पाल से ही। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी तथा विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी। और ये 23 मई 1984 को हमारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8,848, ठीक 8,848 है। और ये नेपाल में जो है ये माउंट एवरेस्ट की चोटी स्थित है। और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी को जो है सागर माथा कहते हैं। फिर बात आती है कुछ उपकरणों के बारे में जो कि पहाड़ पर चढ़ने के उपयोग में आते हैं। तो स्लिंग है, पिट ऑन है, हंटर शूज़ है, स्लीपिंग बैग है। ये सारे जो उपकरण हैं ये पहाड़ में या पर्वतारोहण में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग ये सारे उपकरण किस चीज़ से संबंधित हैं? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, पर्वतारोहण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण। फिर एक आखिरी चैप्टर है हमारे इस वीडियो का, यह है 10वां चैप्टर जिसका नाम है बोलती इमारतें। तो इसमें बच्चों को पुरानी इमारतों, महल, किले इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो 5th से जो है 3rd 4th 5th से जो है बच्चों के लिए बेस बनाना स्टार्ट कर देता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस, पॉलिटी इन सारी चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों की झलक जो है आपको ईवीएस में जो है दिखना स्टार्ट हो जाती है। फिर है इसमें पॉइंट है गोलकुंडा के बारे में। तो गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है और कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर जो गोलकुंडा का जो किला है उसके भी इसमें चित्र दे रखा है। ये किला है गोलकुंडा का और ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। फिर इस चैप्टर में जो है किले के अंदर सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था, जैसे बुर्ज है, छेंद है, मीनार है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया था जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उसके नोट्स इसमें नहीं बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। अगर आपको इसमें पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ। आपको कैसी भी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।